हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रिचा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज, डाल्टनगंज। आज आपको राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में प्रारंभिक परिचय देना चाह रही हूँ, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इससे अवगत कराना चाह रही हूँ। ये बीए सेमेस्टर 1 का भी फर्स्ट पेपर है और पीजी में भी ये पेपर 2 है, लेकिन मेरा फोकस बीए के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ज़्यादा है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत जटिल और उलझा हुआ विषय लग सकता है। क्योंकि सिद्धांत की जहाँ तक बात आती है तो वो नाम से ही लगता है जैसे बहुत जटिल चीज़ है। तो अब हम विषय पर आते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या। तो प्रारंभ से लेकर आज तक सभी राजनीतिक विचारकों ने एक ऐसे समाज की कामना की है जो न्याय के आदर्श के अनुकूल हो। लेकिन सुख या राजधर्म क्या है, इस बात को लेकर मनु, कौटिल्य या अरस्तु और आधुनिक युग के उदारवादी, मार्क्सवादी या व्यवहारवादी विचारकों में अलग अलग तरह से मतभेद रहा है और उन्होंने इसको अलग अलग ढंग से समझाया है। इसलिए राजनीति की मूल अवधारणाओं जो जो है राज्य, शक्ति, प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकार, इस सब के संबंध में ढेर सारी व्याख्याएं हमें देखने को मिलेंगी। और परंपरागत अवधारणाओं के साथ साथ अब और भी कई मुद्दे महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, जिसमें कि नारीवाद, पर्यावरणवाद, वैश्विक आतंकवाद, प्रजातीय यानी कि रेसिस्ट मामले, जो कि हम देखते हैं अमेरिका जैसे देशों में काले गोरे के भेद को प्रजातीय मामले कहा जाता है। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांतों का विवेचन बहुत सही ढंग से कर सकने की क्षमता को विकसित करना होगा। अब राजनीतिक सिद्धांतों को समझना इसलिए भी जरूरी है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होता है, और ये जरूरी नहीं है कि वह सिद्धांत तर्क संगत या लॉजिकल ही हो। वो अतार्किक या इलॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन हर राजनीतिक व्यवस्था में किसी सैद्धांतिक ढांचे या स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही नीतियां बनाई जाती हैं और निर्णय लिए जाते हैं। इस बात को हमें याद रखना होगा। इसलिए चाहे वो अतार्किक या इलॉजिकल सिद्धांत ही हो, लेकिन हर राज्य अपना कोई ना कोई सैद्धांतिक ढांचा जरूर रखता है। हम देखते हैं कि संसार में तरह तरह की सैद्धांतिक ढांचों पर राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, भारत जैसे देश में उदारवादी लोकतंत्र है। वहीं रूस और चीन जैसे देश में हम पाते हैं कि साम्यवाद है और एक तरीके की तानाशाही है। लेकिन उसको भी वो अपने साम्यवाद के सैद्धांतिक ढांचे के आधार पर तर्कसंगत या सही ठहराते हैं। तो साम्यवादी सिद्धांत उनके लिए राजनीतिक व्यवस्था को चलाने का आधार है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में जो है वो थ्योरी शब्द थ्योरिया से निकला है, जो कि ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है कि एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल वर्णन या किसी लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं कहलाता है, बल्कि सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की पूरी सोच या समझ
शामिल होती है। और उसमें क्या क्या होता है? तथ्यों का वर्णन, उसके बाद तथ्यों की व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध, उसकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल हैं जिसके लिए किसी भी सिद्धांत को बनाया जाता है या उसका प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि निर्मित किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न लेखकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि एंड्रयू हेकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों शामिल हैं, यानी कि फैक्ट एंड वैल्यूज दोनों ही शामिल हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे शब्दों में एक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक भी होता है, इसके साथ साथ वो एक दार्शनिक भी होता है, यानी कि एक साइंटिस्ट भी होता है और उसके साथ साथ एक फिलोसोफर भी होता है। अब वैज्ञानिक के नाते वह तथ्य और सामग्री इकट्ठा करता है, यानी कि डाटा फैक्ट को कलेक्ट करता है, तब वह वैज्ञानिक की भूमिका में होता है। और जब वह दार्शनिक के रूप में किन्हीं मूल्यों या लक्ष्यों का प्रतिपादन करता है तो उसको फिलोसोफर या दार्शनिक भूमिका में कहा जाता है। वह जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहा है उनमें विज्ञान तत्व कितना है और दर्शन का तत्व कितना है, यह उसके स्वभाव और उसकी रुचि पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं होती है, बल्कि समाज ही हमारे लिए प्रयोगशाला है। तो समाज से ही एक सिद्धांत शास्त्री वैज्ञानिक के रूप में तथ्य और आंकड़े एकत्रित करता है और एक फिलोसोफर के रूप में उनकी व्याख्या करता है। तो वो किसी लेबोरेटरी में नहीं काम कर रहा होता है, इसलिए उसके स्वभाव और रुचि का किसी भी राजनीतिक सिद्धांत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही होता है। तो इसीलिए कैटलिन जैसे विचारक कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन और राज्य विज्ञान दोनों ही शामिल होते हैं। जॉन प्लेमेनेज के अनुसार एक सिद्धांत शास्त्री राजनीति की शब्दावली का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करता है। वह उन सभी अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स की समीक्षा करता है, यानी कि उनका फिर से अध्ययन करके उनका आकलन लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि वो कितनी उचित है और उन्हें हमें अपने सैद्धांतिक ढांचे में लागू करना चाहिए या नहीं। दूसरे शब्दों में सिद्धांत शास्त्री केवल समीक्षा ही नहीं करता, बल्कि वह खास मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि के प्रति अपनी गहरी निष्ठा भी प्रकट कर सकता है। और अगर गलत विचार हैं जैसे कि प्रजातीयता, जातिवाद, सांप्रदायिकता या कि असमानता का विचार, मानवाधिकारों का हनन, ये सब जो है अप्रासंगिक और समाज के लिए हानिकारक सिद्धांत के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो एक संतुलित विचार दृष्टि वाला समाज शास्त्री या सिद्धांत शास्त्री उनको नकार देगा और उनके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट नहीं करेगा। इससे पहले हमने देखा कि वो समानता, समानता, अधिकार, स्वतंत्रता आदि के प्रति अपनी गहरी निष्ठा भी जाहिर करेगा, यानी कि अच्छे विचारों के प्रति निष्ठा और गलत विचारों को नकारना एक सच्चे सिद्धांत शास्त्री का गुण होता है। हम डेविड हेल्ड के विचार को भी देखते हैं कि उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणा है और व्यापक अनुमानों का ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति, लक्ष्य
और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं कितनी हैं उनका विवरण शामिल होता है। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें वर्ग, शक्ति और राज्य, वैधता की समस्याएं, उदारवाद, मार्क्सवाद, लोकतंत्र का मॉडल, नागरिकता, प्रभुसत्ता को प्रभावित करने वाले तत्व आदि का वर्णन किया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन तीनों ही शामिल होते हैं। इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत एक जटिल विषय तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर जो समाज और राजनीतिक व्यवस्थाएं मॉडल बनाती हैं और उस मॉडल पर अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करती हैं, उसको अगर हम देखें तो इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत का हमें सही ढंग से अध्ययन करना होगा। साधारण शब्दों में अगर कहें तो राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है, जिसमें राजनीतिक का अर्थ क्या है? राजनीतिक का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय, तथा सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान या सिस्टमेटिक नॉलेज। तो राजनीति के विद्वानों ने राजनीति से संबंधित विभिन्न समस्याओं के हल निकालने के लिए समय समय पर दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर न केवल उनका विश्लेषण किया है, बल्कि उनके हल निकालने के लिए विस्तृत वर्णन यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करके, और दूसरा उनकी समुचित व्याख्या करके यानी कि नेसेसरी एक्सप्लेनेशन करके, और तीसरा उनका मूल्य निर्धारण तथा निर्देशन, वैल्यू जजमेंट और प्रेस्क्रिप्शन करने का कार्य किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः ऊपर लिखे तीन पक्षों के विश्लेषण से संबंधित होता है। इस सिद्धांत निर्माण में राजनीति के विद्वानों की वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियां सम्मिलित होती हैं, जैसा कि हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि एक राजनीति शास्त्री जो है या राजनीतिक सिद्धांतकार जो है वो किस भूमिका में होता है? एक दार्शनिक की भूमिका में भी होता है और एक वैज्ञानिक की भूमिका में भी होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों पक्षों को संतुलित ढंग से निभा पाना एक राजनीतिक शास्त्री के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत तीनों मिले जुले थे। यानी कि राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीति सिद्धांत और राजनीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं था। लेकिन 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी क्रांति आई, जिसके बाद राजनीति सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास शुरू हुए और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत ज़्यादा व्यवहारिक रूप से विकसित हुआ। तो अब राजनीतिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? हम देखते हैं कि जिम मरिन नामक विचारक कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रति यूनानियों की प्रथम भागीदारी इस बात से साबित होती है कि उन्होंने ही इसका आविष्कार किया। राजनीतिक सिद्धांत का सबसे पहले आविष्कार करने का श्रेय यूनानी विचारकों को ही जाता है। हम जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन की शुरुआत
यूनान से ही मानी जाती है। वर्तमान समय में प्रयोग होने वाला सिद्धांत थ्योरिया से निकला है, जिसका अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी है जिसे कहते हैं भावनात्मक सोच विचार, यानी कि सेंटिमेंटल थिंकिंग। यह एक ऐसी मानसिक दृष्टि होती है जो कि एक वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। अब अर्नोल्ड ब्रेश्ट नामक विचारक के अनुसार सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की पूरी सोच या समझ शामिल रहती है। उसमें तथ्यों का वर्णन, विश्लेषण व व्याख्या सहित उसका इतिहास के प्रति दृष्टिकोण, उसकी मान्यताएं और वे लक्ष्य शामिल होते हैं जिनके लिए किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन या निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक राजनीतिक शास्त्री जिस विषय से संबंधित सिद्धांत को निर्मित करना चाहता है, वह उस विषय का पूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान रखता है, पूर्ण तथ्यों को एकत्रित करता है तथा मूल्यांकन करते हुए निष्कर्षों को जन्म देता है। किसी विषय पर ग्रहण करने के लक्ष्य के अंतर ध्यान की स्थिति में ठीक साधी गई मानसिक स्थिति द्वारा प्राप्त विकल्प को ही सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत निर्माण में वर्णन, समालोचना तथा पुनर्निर्माण की कामना जैसी 3 गतिविधियों का समावेश होता है। इस तरीके से अब हम परिभाषाएं देखते हैं। एंड्रयू हैकर नामक विचारक के अनुसार हर सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक व दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। वह कुछ मात्रा में वैज्ञानिक तथा कुछ मात्रा में दार्शनिक होता है। कार्ल पापर द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है कि राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि समस्याओं से घिरी हुई स्थितियों में जिन राजनीतिक घटनाओं का जन्म होता है, उनकी व्याख्या व समाधान प्रस्तुत करने वाले विचार, दृष्टिकोण आदि को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। जॉर्ज कैटलिन का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी बार बार चर्चा की है। अब डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति और लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जब कोई विद्वान राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा तत्कालीन विवादित राजनीतिक अवधारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों का औचित्य प्रस्तुत करता है, तब वह राजनीतिक सिद्धांत की रचना करता है। इस सिद्धांत रचना में वह एक और राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में व्यवहार करता है और दूसरी ओर एक राजनीतिक दार्शनिक की भूमिका भी निभाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में सामान्यतः जो कारक या फैक्टर्स होते हैं वो ये हैं। पहला, विस्तृत वर्णन, यानी कि यदि हम किसी भी ऐसे राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करें जिसने राजनीतिक सिद्धांत निर्माण का कार्य किया हो, तो उसमें दिखाई देगा कि वह तत्कालीन राजनीति के किसी विशेष पक्ष से अप्रसन्न और असंतुष्ट है। यानी कि राजनीति के किसी पहलू से अगर वो असंतुष्ट होता है तो परिष्कार करके फिर सिद्धांत निर्माण करता है, और वह उस परिस्थिति के कारण उत्पन्न अपनी वेदना यानी दुख और
पेन यानी दुख के वशीभूत होकर दुख के कारण वो संबंधित विषय का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, जो बाद में सिद्धांत का रूप ले लेता है। इस तरीके से इस सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया जो है, एक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री के समक्ष आई हुई समस्या के वर्णन, विश्लेषण और उसके बाद उस समस्या के में अपने आप को वो आत्मसात कर लेता है और उसके बाद फिर अंत में वो किसी सिद्धांत को जन्म देने में कामयाब होता है। तो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है, जटिल है। फिर राजनीतिक सिद्धांत के दूसरा कारक है समुचित व्याख्या यानी नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। परिस्थिति का विस्तृत अध्ययन और वर्णन और तथ्यों व घटनाओं को समझने में सहायक होता है। अब राजनीतिक चिंतक इन तथ्यों व घटनाओं को छांटकर वर्गीकृत करता है यानी क्लासिफाई कर देता है और अध्ययन की विधि निश्चित करता है कि वो किस विधि से अध्ययन करेगा और तब उसकी उचित व्याख्या व विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सके और वो अंत में सिद्धांत का रूप लेंगे। फिर राजनीतिक सिद्धांत का तीसरा फैक्टर या कारक है तथ्यों तथा मूल्यों का महत्व। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में तथ्य व मूल्य दोनों का समान महत्व है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सिद्धांत शास्त्री केवल एक के सहारे सिद्धांत निर्माण नहीं करता, बल्कि उसे एक ओर तथ्यों व घटनाओं को इकट्ठा करना होता है और दूसरी ओर मूल्यों के रूप में अपने आदर्शों व लक्ष्यों को भी निर्धारित करना होता है। चौथा है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। सिद्धांत निर्माण में वैज्ञानिक पद्धतियों का विशेष महत्व है। राजनीतिक चिंतक लक्ष्यों व घटनाओं के संचय व विश्लेषण के लिए जिन विधियों को अपनाता है, वे वैज्ञानिक पद्धतियां विश्लेषण व निष्कर्ष से अधिक वस्तुनिष्ठ बन जाती हैं, यानी कि वो निष्कर्ष व विश्लेषण को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ बना पाती हैं, यानी कि वो किसी भी विचार या भावना से प्रभावित नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष सिद्धांत बन सके। फिर पांचवा है मूल्य निर्धारण व निर्देशन। राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम कारक या फैक्टर मूल्य निर्धारण व निर्देशन का है। यहाँ चिंतक का दार्शनिक पक्ष उजागर होता है, यानी कि जब तथ्यों की संकलन, व्याख्या, विश्लेषण की प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तो अंत में दार्शनिक की भूमिका में एक सिद्धांत निर्माण में राजनीतिक सिद्धांत में कितने उच्च स्तर के मूल्य हो, इसका निर्धारण राजनीति विज्ञानी, राजनीतिक दार्शनिक की भूमिका में जाकर करता है और इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होता है। थैंक यू।